इक्विलिब्रियम, इक्विलिब्रियम मीन्स बैलेंस। क्योंकि हम स्टैटिस्टिक्स को यूज कर रहे हैं इकोनॉमिक्स में, तो हम अपनी इंफॉर्मेशन को, अपनी इकोनॉमिक इश्यूज को, इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स को एक्सप्रेस कर पाते हैं इन टर्म्स ऑफ नंबर। और इसीलिए हमारे जो इकोनॉमिस्ट हैं वो इकोनॉमिक इक्विलिब्रियम को एक्सप्लेन कर पाते हैं। इक्विलिब्रियम मीन्स बैलेंस। बैलेंस मीन्स how a consumer gets maximum satisfaction by spending his income. Equilibrium means consumer equilibrium भी हो सकता है और producer equilibrium। तो कंज्यूमर इक्विलिब्रियम क्या है कि कंज्यूमर कैसे बैलेंस कर सकता है अपनी लिमिटेड इनकम और मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन में। कि कंज्यूमर की जो इनकम है वो लिमिटेड है और जो डिमांड है वो अनलिमिटेड है। तो क्योंकि हम स्टैटिस्टिक्स को इकोनॉमिक्स में यूज कर रहे हैं, तो हमारे जो इकोनॉमिस्ट हैं वो एक्सप्लेन कर पाते हैं कि एक कंज्यूमर अपनी इनकम को कैसे स्पेंड करे, कैसे उसको खर्च करे कि उसको मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन मिले। और ये तभी पॉसिबल है जब हम अपने इकोनॉमिक इश्यूज और प्रॉब्लम्स को नंबर की फॉर्म में एक्सप्रेस कर पाते हैं। फॉर एग्जाम्पल कि अगर हम कंज्यूमर इक्विलिब्रियम की बात करें तो हम एक एग्जांपल लेते हैं कि फॉर एग्जांपल कंज्यूमर एक कमोडिटी को परचेज कर रहा है और वो उस कमोडिटी को कब तक परचेज करेगा। किसी भी कमोडिटी की एक यूनिट वो परचेज करेगा, 2 यूनिट परचेज करेगा, 3 यूनिट परचेज करेगा। तो इसकी एक इक्वेशन है MUX अपॉन PX इक्वल टू MUM। MUM क्या है? मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी, यानी कि डिजायर्ड सेटिस्फेक्शन। कि कंज्यूमर 1 रुपया खर्च करके कितना सेटिस्फेक्शन चाहता है। MUM मीन्स मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी, डिजायर्ड सेटिस्फेक्शन। कि कंज्यूमर 1 रुपया खर्च करके कितना सेटिस्फेक्शन चाहता है। जब ये इक्वल होगा, MUX मीन्स मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ X मीन्स कमोडिटी। कोई भी जो कमोडिटी है, एप्पल है या बिस्किट है या फ्रूट है, तो वो हम उसको डिनोट कर रहे हैं X से। मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ X, यानी कि जो X कमोडिटी है उसकी मार्जिनल यूटिलिटी को हम डिवाइड कर रहे हैं इसी X के प्राइस से। तो MUM तो क्या है कि कंज्यूमर 1 रुपया खर्च करके कितना सेटिस्फेक्शन चाहता है, और PX क्या है? एक्चुअल सेटिस्फेक्शन। एक्चुअल सेटिस्फेक्शन मीन्स कि कंज्यूमर को 1 रुपया खर्च करने से कितना सेटिस्फेक्शन मिल रहा है। तो कंज्यूमर इक्विलिब्रियम कंडीशन में कब होगा? जब उसका डिजायर्ड सेटिस्फेक्शन, जितना उसको 1 रुपया खर्च करने से जितना सेटिस्फेक्शन चाहिए, वो इक्वल हो जाए उसके एक्चुअल सेटिस्फेक्शन से। ये 1 रुपया खर्च करके उसका डिजायर्ड सेटिस्फेक्शन है जो कंज्यूमर को चाहिए, और ये 1 रुपया खर्च करने से मिलने वाला एक्चुअल सेटिस्फेक्शन है। तो कंज्यूमर इक्विलिब्रियम में कब होगा? जब एक्चुअल सेटिस्फेक्शन इक्वल टू डिजायर्ड सेटिस्फेक्शन। कंज्यूमर कब तक परचेज करेगा? फॉर एग्जांपल कि जो एक्चुअल सेटिस्फेक्शन है
वो है 5, और जो डिजायर्ड है डिजायर्ड सेटिस्फेक्शन है 2। तो क्या कंज्यूमर परचेज करेगा? करेगा, क्योंकि उसको जितना सेटिस्फेक्शन चाहिए उससे ज्यादा वो उसको मिल रहा है, तो वो इस यूनिट को परचेज करेगा। क्या कंज्यूमर सेकेंड यूनिट को परचेज करेगा? करेगा, क्योंकि डिजायर्ड उसको चाहिए, 1 रुपया खर्च करके जो सेटिस्फेक्शन चाहिए वो है 2, और उसको एक्चुअल में मिल रहा है 4, तो सेकेंड यूनिट भी परचेज करेगा। क्या कंज्यूमर थर्ड यूनिट परचेज करेगा? डिजायर्ड भी 2 है और एक्चुअल भी 2 है, कंज्यूमर इस यूनिट को भी कंज्यूम करेगा, परचेज करेगा, क्योंकि जितना सेटिस्फेक्शन उसको चाहिए उतना उसको एक्चुअल में मिल रहा है। अब अगर एक्चुअल सेटिस्फेक्शन उसका हो जाए 1 और जो डिजायर्ड है वो क्या है? वही 2, तो इस केस में कंज्यूमर परचेज नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि उसको जितना सेटिस्फेक्शन चाहिए एक्चुअल में उतना सेटिस्फेक्शन उसको नहीं मिल रहा है। तो कंज्यूमर इक्विलिब्रियम कहाँ है? ये 2 पे। अब कंज्यूमर इक्विलिब्रियम हमने कैसे एक्सप्लेन किया? क्योंकि हमने डिजायर्ड सेटिस्फेक्शन और एक्चुअल सेटिस्फेक्शन को हमने एक्सप्रेस किया है इन टर्म्स ऑफ नंबर। तो क्योंकि हम स्टैटिस्टिक्स का यूज कर रहे हैं इकोनॉमिक्स में, तो हमारे जो इकोनॉमिस्ट हैं वो इकोनॉमिक इक्विलिब्रियम सेट कर पाते हैं, एक्सप्लेन कर पाते हैं कि कंज्यूमर अपनी लिमिटेड इनकम को कैसे खर्च करे कि उसको मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन हो। ऐसे ही जो प्रोड्यूसर है प्रोड्यूसर की जो रिसोर्सेज है वो भी लिमिटेड है। एक जो प्रोड्यूसर है, ऐसा पॉसिबल नहीं है कि वो जितनी भी गुड्स एंड सर्विसेज है सबका प्रोडक्शन कर दे, सारी चीजें प्रोवाइड कर दे, क्योंकि प्रोड्यूसर की जो रिसोर्सेज है वो लिमिटेड है। तो क्योंकि हम इकोनॉमिक्स में यूज कर रहे हैं स्टैटिस्टिक्स का, तो हमारे जो इकोनॉमिस्ट हैं वो एक्सप्लेन कर पाते हैं, एक्सप्रेस कर पाते हैं कि कैसे एक प्रोड्यूसर अपने लिमिटेड रिसोर्सेज का यूज करके मैक्सिमम प्रॉफिट अर्न कर सकता है, और एक कंज्यूमर कैसे मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन अचीव करे, और एक प्रोड्यूसर कैसे मैक्सिमम प्रॉफिट अर्न करे। इनको हम क्या कहेंगे? इक्विलिब्रियम, कंज्यूमर इक्विलिब्रियम एंड प्रोड्यूसर इक्विलिब्रियम। अब नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक है वो हमारा है स्टैटिस्टिकल मेथड्स statistical methods are no substitute statistical methods are no substitute for common sense. Statistical methods are no substitute for common sense. जैसे कि मैंने आपको कल एक एग्जांपल भी दिया था कि अगर दो फर्म हैं ए और बी, और दोनों का ही अगर एवरेज प्रॉफिट है 4000, तो किस ऑर्गेनाइजेशन को परचेज करना पसंद करेंगे, ए को या बी को? तो अगर आप सिर्फ एवरेज प्रॉफिट के बेस पे ऑर्गेनाइजेशन का सिलेक्शन करते हैं तो ये आपका डिसीजन है, ये आपका गलत हो सकता है। यानी कि हमें सिर्फ जो स्टैटिस्टिकल जो मेथड्स है, जो रिजल्ट हमारे पास आ रहे हैं, जो कंक्लूजन्स हैं, सिर्फ कंक्लूजन के बेस पे हमें अपने डिसीजंस नहीं लेने हैं, हमें अपनी कॉमन सेंस का भी यूज करना है। इसमें हम अपनी कॉमन सेंस का यूज कैसे करेंगे?
कि हम इससे रिलेटेड जो भी अदर डेटा है, प्रॉफिट से रिलेटेड जो भी डेटा है, हम उसको चेक करें, सिर्फ एवरेज के बेस पे अपना डिसीजन ना लें। या फिर अगर मैं कहूं कि आपकी क्लास में 25 स्टूडेंट्स हैं, there are 25 स्टूडेंट्स इन योर क्लास, और अगर हम 25 स्टूडेंट्स कि जो शू साइज है उसका हम एवरेज निकाल लें, 25 स्टूडेंट्स हैं, उनका जो शू साइज है उसका हम अगर एवरेज कैलकुलेट कर ले, और एवरेज शू साइज जो है वो आपका आया है 6 नंबर, तो क्या ऐसा पॉसिबल है कि सभी के सभी जो 25 स्टूडेंट्स है उन सभी को ये 6 नंबर का जो शू है ये फिट आ जाए? ऐसा पॉसिबल नहीं है। अगर हम इस एवरेज के बेस पे सभी स्टूडेंट्स के लिए एक 6 नंबर का शू ऑर्डर कर दें तो वो सभी स्टूडेंट्स के पैर में फिट नहीं आएगा। तो जब भी हम स्टैटिस्टिक्स का यूज करते हैं तो जो भी मेथड सम, मीन, मीडियन, मोड, डिस्पर्जन, कोरिलेशन, जब भी हम स्टैटिस्टिकल मेथड्स का यूज करते हैं तो उनको यूज करते टाइम हमें अपनी कॉमन सेंस का भी यूज करना है, और अपनी कॉमन सेंस के बेस पे ही हमें डिसीजन लेने हैं। इसका एक और एग्जांपल, एक फादर, मदर, या मैं कहूँ एक हस्बैंड, वाइफ और उसके 2 बच्चे। तो जो हस्बैंड था, एक हस्बैंड, एक वाइफ एंड 2 चिल्ड्रन, इन चारों को एक नदी क्रॉस करनी थी। तो जो हस्बैंड है उसने क्या किया, जो रिवर थी, जिस रिवर को क्रॉस करना था उसकी एवरेज हाइट या लेंथ कि वो कितनी गहरी है, जो नदी की गहराई थी उसका एवरेज फाइंड आउट कर लिया। तो फॉर एग्जांपल कि मैं कहूँ कि नदी की जो एवरेज हाइट थी वो उसकी थी 5.5 फीट गहरी थी वो। और फिर हस्बैंड ने क्या किया, चारों की जो एवरेज हाइट है, चारों की जो हाइट है उसका एवरेज फाइंड आउट कर लिया। तो उसने नदी की जो हाइट है और इन चारों की जो हाइट है उसका एवरेज, फॉर एग्जांपल मैं कहूँगी 5.7 है, ये है नदी की एवरेज हाइट, और ये है जो फैमिली मेंबर्स हैं, 4 फैमिली मेंबर्स, इनकी एवरेज हाइट। तो हस्बैंड ने क्या सोचा कि जो नदी की एवरेज हाइट है वो कम है और हमारी जो हाइट है, एवरेज हाइट है, वो ज्यादा है, और चारों ने नदी को क्रॉस करना शुरू कर दिया। हस्बैंड और वाइफ ने तो नदी को क्रॉस कर लिया, लेकिन उसके जो 2 बच्चे थे वो डूब गए। तो इट मींस कि जो भी हमारे स्टैटिस्टिकल मेथड्स हैं, जो भी हम स्टैट्स के बेस पे जो भी कंक्लूजन हम ड्रॉ करते हैं, तो उनके साथ साथ हमें अपनी कॉमन सेंस का भी यूज करना है। स्टैटिस्टिक्स की अपने आप में कोई लिमिटेशन नहीं है, ये डिपेंड करता है यूज करने वाले के ऊपर कि वो उसको कैसे यूज कर रहा है। तो जब भी हम स्टैटिस्टिकल मेथड्स की स्टडी करें तो हमें ध्यान रखना है कि हमें अपनी कॉमन सेंस का भी यूज करना है। नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक है वो है distrust of statistics।
मीन्स कि जो स्टैटिस्टिक्स है वो ट्रस्टवर्दी नहीं है। स्टैटिस्टिक्स के ऊपर हमें विश्वास नहीं करना चाहिए, क्योंकि जो स्टैटिस्टिक्स है उसको डिफाइन किया गया है रेनबो ऑफ लाइस, टिश्यूज ऑफ falsehood, statistics can prove anything. Statistics prove nothing. या फिर स्टैटिस्टिक्स को डिफाइन किया गया है कि स्टैटिस्टिक है जस्ट लाइक अ क्ले, जिसको आप जैसे चाहो वैसे आप इसको यूज कर सकते हो। अगर आप कोई पॉजिटिव कंक्लूजन ड्रॉ करना चाहो तो वो भी कर सकते हो, या जानबूझ के मींस आप अपने रिजल्ट को मॉडिफाई या उसमें मैनिपुलेशन आप कर सकते हैं। तो डिस्ट्रस्ट ऑफ स्टैटिस्टिक्स का मतलब कि स्टैटिस्टिक्स का जो कंपैरिजन है वो झूठ से किया गया है, कि जो स्टैटिस्टिक्स है वो क्या है, रेनबो ऑफ लाइज, झूठ का इंद्रधनुष है, टिश्यूज ऑफ फाल्सहुड, कि जो भी स्टैटिस्टिक्स है वो झूठ के अलावा कुछ भी नहीं है। स्टैटिस्टिक्स से हम कुछ भी प्रूव कर सकते हैं, जो हम चाहे वैसे हम प्रूव कर सकते हैं, या फिर जो स्टैटिस्टिक्स है इससे कुछ भी प्रूव नहीं होता, या जो स्टैटिस्टिक्स है ये जस्ट लाइक क्ले है, कि इसको आप जैसे चाहो वैसे आप इसको मैनिपुलेट कर सकते हो। तो इट मींस कि स्टैटिस्टिक्स के ऊपर हमें ट्रस्ट करने की जरूरत नहीं है। स्टैटिस्टिक्स का जो कंपैरिजन किया गया है, डिसराएली ने स्टैटिस्टिक्स, एक जो स्टैटिस्टिशियन है उन्होंने स्टैटिस्टिक्स का कंपैरिजन किया है झूठ के साथ, कि देयर आर 3 टाइप्स ऑफ लाइज। फर्स्ट हमारा लाइज झूठ, देन लाइज मतलब बहुत बड़ा झूठ कि जिससे किसी को नुकसान भी हो जाए, और स्टैटिस्टिक्स कि जो स्टैटिस्टिक्स है वो क्या है, सिर्फ झूठ है। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं ये कहूं कि हमारी जैसे एक तो जो हमारी पॉलिटिकल पार्टी है और एक जो अपोजिशन पार्टी है, जो पॉलिटिकल पार्टी है हमारी, फॉर एग्जाम्पल कि जैसे हमारी बीजेपी सेंटर में है अभी, तो अगर वो कहे कि हमारी पर कैपिटा इनकम, पर कैपिटा इनकम मींस कि जो हमारी कंट्री की टोटल इनकम है उसको अगर हम डिवाइड कर दें टोटल पॉपुलेशन से, तो वो क्या हो जाएगी, पर पर्सन इनकम कितनी है। तो अगर जो पार्टी हमारी सेंटर में है अभी, अगर वो कहे कि हमारी जो पर कैपिटा इनकम है उसकी जो इंक्रीजिंग रेट है, जो ग्रोथ रेट है वो हमारी है 10%, और ओपोजिशन पार्टी जो है वो सेम टाइम कह रही है कि जो पर कैपिटा इनकम की ग्रोथ रेट है, इंक्रीजिंग रेट है, वो है 2%। तो विच इज ट्रू, 10% और 2%? देयर इज अ कंफ्यूजन। तो हम क्या कहेंगे कि जो भी ये स्टैटिस्टिक्स है ये क्या है, झूठ है, लेकिन एक्चुअल में ऐसा नहीं है, क्योंकि ये जो 10% रेट है ये हो सकता है करंट ईयर के प्राइस पे एक्सप्लेन की हो, और जो 2% रेट अपोजिशन पार्टी बता रही है वो हो सकता है बेस ईयर के प्राइस पे बेस्ड हो। करंट ईयर प्राइस मींस देखो दो प्राइस है, एक तो बेस ईयर प्राइस और एक करंट ईयर प्राइस। बेस ईयर प्राइस मींस वैसे हम एक ईयर जो हम 2000 हमारा 11 और 12 है करंट में, तो
अभी हमारी जो गवर्नमेंट है वो किसी और ईयर को बेस ईयर में कन्वर्ट करना चाहती है, लेकिन अभी हम 2011 और 12 को बेस ईयर मानते हैं। तो बेस ईयर मीन्स ऐसा ईयर जिसको हम यूज करते हैं कंपैरिजन के लिए। फॉर एग्जांपल हमारी कंट्री की जो गुड्स और सर्विसेज का प्रोडक्शन है, यानी कि जो जीडीपी है, क्या वो इंक्रीज हो रहा है या नहीं हो रहा, ये हम कैसे कह सकते हैं? उसके लिए हम एक बेस ईयर, यानी कि एक ऐसे ईयर जिसमें बहुत ज्यादा फ्लक्चुएशंस ना हो, जो एक नॉर्मल ईयर हो, उसको हम बेस ईयर मान लेते हैं। और उसके साथ हम कंपैरिजन करते हैं कि जो 11 और 12 में जितना प्रोडक्शन हुआ था, उसके कंपैरिजन में अब हमारा जो प्रोडक्शन है वो इंक्रीज हुआ है या डिक्रीज हुआ है, या उसमें कोई चेंज नहीं है। तो हो सकता है कि एक जो गवर्नमेंट है वो बेस ईयर की प्राइस, यानी कि पहले की जो प्राइस है उनके बेस पे एक्सप्लेन कर दे कि पर कैपिटा इनकम इंक्रीज हुई है 2% रेट से, और जो हमारी गवर्नमेंट है वो कह रही है कि 10% से की रेट से इंक्रीज हो रही है। तो इट मींस इसने यूज किया होगा करंट ईयर का प्राइस, जो इस साल का जो प्राइस है उसके बेस पे उसने पर कैपिटा इनकम एक्सप्लेन की है। तो जो हमारा स्टैटिस्टिक्स है ये हमारा झूठ नहीं है, ये डिपेंड करता है यूज करने वाले के ऊपर कि वो उसको कैसे यूज कर रहा है। तो जब भी स्टैटिस्टिक्स को आप यूज करते हैं तो आपको ध्यान में रखना है, फर्स्ट ऑफ ऑल आपको स्टैटिस्टिक्स की सभी लिमिटेशंस पता होनी चाहिए, क्योंकि अगर आपको लिमिटेशंस पता है तो आप कोई भी कंक्लूजन ड्रॉ करने से पहले, अपने डिसीजंस लेने से पहले आप उन लिमिटेशंस को ध्यान में रखोगे। कि फॉर एग्जांपल कि अगर मैंने कहा था कि दो फर्म है, उनका एवरेज प्रॉफिट 4000 है, तो आप सिर्फ एवरेज के, अगर आपको लिमिटेशन पता है तो आप सिर्फ एवरेज के बेस पे, एवरेज प्रॉफिट के बेस पे अपना डिसीजन नहीं लेंगे। आप उससे रिलेटेड जो भी रेफरेंस है, जो टेबल है, जो डेटा है, आप तो उसको एनालाइज करोगे, फिर अपने डिसीजन लोगे। तो जब भी आप स्टैटिस्टिक्स को यूज करते हैं तो आपको सबसे पहले स्टैटिस्टिक्स की जो भी लिमिटेशंस हैं वो आपको पता होनी चाहिए। सेकंड, नो बायस। नो बायस मीन्स कि जब भी आप सैंपल फ्रेम करते हैं तो आपको बायस्ड नहीं होना चाहिए। फॉर एग्जांपल कि अगर मेरी क्लास में 25 स्टूडेंट हैं और मैं ये शो करना चाहती हूँ कि मेरी क्लास के जो स्टूडेंट्स हैं दे ऑल आर इंटेलिजेंट, तो मैं 25 स्टूडेंट्स में से आज अब कुछ सैंपल फ्रेम करूं, यानी कि 25 में से मैं सिर्फ जो इंटेलिजेंट बच्चे हैं 7 उनको सेलेक्ट कर लूं, और उन इंटेलिजेंट बच्चों के एवरेज मार्क्स के हिसाब से मैं शो कर दूं कि मेरे सारे के सारे जो स्टूडेंट्स हैं दे ऑल आर इंटेलिजेंट। अगर मैं ये शो करना चाहती हूँ कि मेरी जो क्लास है वो एवरेज है, ना ही बहुत ज्यादा इंटेलिजेंट है, एवरेज है, तो मैं क्या करूं? जब भी मैं सैंपल फ्रेम करूंगी, जब भी मैं स्टूडेंट्स को सेलेक्ट करूं, तो मैं सिर्फ एवरेज स्टूडेंट को सेलेक्ट कर लूं। तो उस केस में जब भी मेरा रिजल्ट आएगा तो वो क्या शो करेगा कि मेरी जो क्लास है वो एवरेज क्लास है। तो हम ये नहीं कह सकते कि ये स्टैटिस्टिक्स की लिमिटेशन है, कि स्टैटिस्टिक्स लाइज है, स्टैटिस्टिक्स झूठ है, क्योंकि ये मैंने जो भी सैंपल फ्रेम किया है उसमें मैंने पक्षपात किया है, जानबूझ के मैंने ऐसे सैंपल आइटम को सेलेक्ट किया है कि जैसा रिजल्ट मैं चाहती हूँ वैसा ही रिजल्ट मैं उनके थ्रू शो कर पाऊं। तो जब भी आप स्टैटिस्टिक्स को यूज करते हैं तो आपको ध्यान में रखना है कि जब भी आप सैंपल फ्रेम करें, जब भी आप आइटम्स को सेलेक्ट करें फ्रॉम द पॉपुलेशन, तो उसमें कोई पक्षपात, कोई बायस्ड नहीं होना चाहिए। अगर आप सैंपल फ्रेम करते टाइम पक्षपात नहीं करेंगे,
सही सैंपल को सेलेक्ट करेंगे तो उस केस में आपका जो रिजल्ट आएगा वो भी आपका ट्रू होगा। नेक्स्ट, इसमें हम जो स्टैटिस्टिक्स को यूज करते टाइम हमें जो बात ध्यान रखनी है वो हमारी है एप्लीकेशन बाय एक्सपर्ट। क्योंकि स्टैटिस्टिक्स में स्टेजेस हैं और स्टेजेस में भी डिफरेंट मेथड्स हैं, टूल्स हैं, तो उनको हर कोई यूज नहीं कर सकता। स्टैटिस्टिक्स को सिर्फ वही पर्सन यूज कर सकता है जो एक्सपर्ट हो, जिसको स्टैटिस्टिक्स के सभी स्टेजेस, सभी मेथड्स, टूल्स, सभी रूल रेगुलेशन पता हो। तो स्टैटिस्टिक्स जब भी यूज किया जाए तो एक्सपर्ट्स के थ्रू यूज किया जाए। जिसको स्टैटिस्टिक्स की नॉलेज नहीं है तो वो स्टैटिस्टिक्स का सही तरीके से यूज नहीं कर पाएगा और जो भी कंक्लूजन होगा वो सही नहीं होगा। तो स्टैटिस्टिक्स अपने आप में लाइज नहीं है, वो डिपेंड करता है यूज करने वाले के ऊपर। तो अगर आपको स्टैटिस्टिक्स की लिमिटेशन सारी पता है, सेकंड, जब भी आप सैंपल फ्रेम करो तो वो सैंपल आपके सही होने चाहिए, उसमें कोई बायस नहीं होनी चाहिए, और आपको स्टैटिस्टिक्स की फुल नॉलेज होनी चाहिए। तो उस केस में जो हमारा स्टैटिस्टिक्स है उससे हम जो भी कंक्लूजन ड्रॉ करेंगे वो हमारे सारे कंक्लूजन सही होंगे, हमारा जो रिजल्ट आएगा वो भी एक्यूरेट आएगा।